हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से हम लोग डेली दो जो करंट अफेयर पढ़ेंगे यानी डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। द आइडियल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके के साथ ही पढ़ेंगे। कुछ स्टैटिक जीके भी रहेंगे, डेली करंट अफेयर भी रहेंगे और कुछ जीके भी चलते रहेंगे। आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलेंगे। तो आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? तो ये हुआ था कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है। भारत के महत्वाकांक्षी चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई है। ये जो मुखी है, यह भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई है जिसने वयस्कता प्राप्त की है। सोमवार 30 सितंबर 2025 को मुखी की उम्र 915 पूरी हो गई। मुखी का जन्म 29 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला से हुआ था। नामीबिया से जो चीता ज्वाला आया था उससे इसका हुआ है। 4 शावकों में से 3 की मृत्यु अत्यधिक गर्मी के कारण हो गई थी, लेकिन मुखी ने केवल जीवित रहकर केवल जीवित रहकर बल्कि स्थानीय परिस्थितियों में ढलकर विकास किया। प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाई गई 8 चीते कूनो में छोड़े थे। यह दुनिया का पहला महाद्वीपीय स्तर पर बड़े मांसाहारी का स्थानांतरण था। महाद्वीपीय स्तर पर कहने का मतलब ये हो गया कि भारत एशिया में पड़ता है और नामीबिया अफ्रीका में, तो दो अलग अलग महाद्वीप से स्थानांतरित किए गए, इसलिए इसको महाद्वीपीय स्थानांतर स्तर पर बड़े मांसाहारी का स्थानांतरण कर सकते हैं। फरवरी 23 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। उद्देश्य भारत में 70 वर्षों बाद चीतों की वापसी और अस्थायी आबादी का निर्माण करना था। वर्तमान स्थिति में भारत में कुल 27 चीते हैं। आप लोग कहेंगे कि नहीं 29 चीते हैं, दो तो भरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उनका डेथ भी हो रहा है। भारत में जन्म में 16 और अब तक मृत्यु हो गई है 19। वर्तमान स्थिति में कंफ्यूज नहीं होना है कि एक है प्रोजेक्ट टाइगर। एक है प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। हर 4 साल पे हर 4 साल पे सर्वे रिलीज किया जाता है जो अभी भारत में टाइगर की संख्या बताता है हर 4 साल पे जो अभी भारत में टाइगर की संख्या है 3682। और इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो एमपी में। इसमें भी सबसे ज्यादा एमपी में है 785। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? आपका असम में है। ये असम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पेंच पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है। एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है, लेकिन इसका ज्यादा एरिया जो है मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है एमपी का सबसे बड़ा, ये भी एमपी में है और एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एरिया वाइज कर सकते हैं। इसके अलावे एमपी में क्या क्या है? आपको पेंच मिल जाएगा। पेंच पेंच के बाद पन्ना, सॉरी, पन्ना हो गया। पन्ना के बाद माधव हो जाएगा आपका। माधव के बाद सतपुरा हो गया।
पूरा के बाद वन विहार हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि माधव जो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये माधव टाइगर रिजर्व, ये आपका 58वां टाइगर रिजर्व है माधव। ठीक है। भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हराकर जीता है? तो यह है बांग्लादेश। किसको? बांग्लादेश। याद रखना है कि यह 7वां एडिशन है इसका। कहवा 7वां एडिशन है इसका। खेला कहाँ गया? कोलंबो में। श्रीलंका की कॉमर्शियल राजधानी है कोलंबो। यह खेल जो है कोलंबो में खेला गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से मात देकर यह मुकाबला रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। यह मुकाबला कहाँ खेला गया था? रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है। ये 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसी के बाद एक नया राष्ट्र का उदय हुआ जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। पहले यही पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश के 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्या आपको पता है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है? बता दें कि बांग्लादेश का कॉस एक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। दुनिया का सबसे बड़ा बीच है कॉस एक्स बाजार बीच। कुछ करंट अफेयर देखें तो बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आधिकारिक रूप से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। बांग्लादेश हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द कर दिया है। किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में भारत के पहले समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र का उद्घाटन किया। समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र पहल महत्वपूर्ण है। भारत का पहला राज्य अगर कुछ देख ले तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये सिक्किम है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य, समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला और भारत की एक पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये तीनों महाराष्ट्र में है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? झारखंड में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। ध्यान रखना है कि लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में है? पंजाब में है। और विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब ही है। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य स्वयं ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य यूपी।
मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला कर्नाटक, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य एमपी, ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये है ऊंची कूद में। जमुई के शैलेश कुमार यानी बिहार के जमुई के रहने वाले शैलेश कुमार ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने T42 T42 श्रेणी की हाई जंप में, T42 का अर्थ ये है कि जो विकलांग लोग हैं इन लोगों में भी एक श्रेणी होता है, पैरा ओलंपिक जो है इसमें भी श्रेणी होता है। तो T42 श्रेणी की हाई जंप में 1.91 मीटर का छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है। स्पोर्ट्स का कुछ करंट अफेयर देख लें हम लोग। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 इंडिया दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण कहाँ? वेस्ट जोन। कौन जीता? वेस्ट जोन। कैफ नेशंस कप 2025 भारत। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 भारत जीता। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबलेंका। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान मनु भाकर कांस्य पदक। हाल ही में भारत के 89 यानी 89वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने कॉनकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता? मैक्सिको। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। किस दिन किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो यह है आपका 30 सितंबर को। हर वर्ष 30 सितंबर को अनुवादकों के संरक्षक संत माने जाने वाले बाइबिल अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1953 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देख लें तो 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस 2025, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को, 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस, 23 सितंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 25 सितंबर विश्व फेफड़ा दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे जिनकी सेवा अवधि 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। कानून के अनुसार आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होने चाहिए, 2 बैंक के अंदर से, एक अर्थशास्त्री और एक कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से। टी रविशंकर, पूनम गुप्ता और स्वामीनाथन जे अन्य ये 3 डिप्टी गवर्नर हो गए और एक आपको चौथा जोड़ लीजिए श्रीश चंद्र मुर्मू को, यानी इस तरह से ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई ने 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, स्थापना 1 अप्रैल 1935, गवर्नर संजय मल्होत्रा, प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर
तामन द्वारकानाथ देशमुख यानी सीडी देशमुख। इनको आप सीडी देशमुख कह सकते हैं। सीडी देशमुख कह सकते हैं। उप गवर्नर श्री चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता, जो कि हम लोग चार अभी वहां पे पढ़े थे, ये चार है। भारत और किस पड़ोसी देश ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपके भूटान। ठीक है, ये लाइनें भूटान के प्रमुख शहरों को असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। एक रूट भूटान के गेलेफू को असम के कोकराझार से जोड़ेगा। दूसरा रूट भूटान के सांपसे को पश्चिम बंगाल के बना बनारहट्टा से जोड़ेगा बनारहाट से जोड़ेगा। प्रोजेक्ट दोनों प्रोजेक्ट की कुल लागत 4033 करोड़ होने का अनुमान है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दोनों प्रोजेक्ट का पूरा खर्च वहन करेगा। ये भारत और भूटान के बीच ये भारत और भूटान के बीच बनने वाली पहली रेलवे लाइन होगी। यह समझौता पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान हुआ था। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह भूटान को विकास सहायता देने वाला प्रमुख देश है। अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी को यानी पीएम मोदी को भूटान जो है अपना सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। तो आप लोग से एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। भूटान, राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम, प्रधानमंत्री सोरिंग टोब्गे, राष्ट्रपति जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, सीमा रेखा 699, सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो देखिए, सीमावर्ती राज्यों का नाम याद करने का एक तरीका हम बताते हैं आपको कि जैसे भूटान, ठीक है, क्या है? भूटान। तो हम लोग भुट्टा खाएंगे, भूटान भुट्टा। ठीक है, भूटान भुट्टा खाएंगे हम लोग। भूटान तो भुट्टा मिलेगा कितना में भाई? तो 699 रुपया में भुट्टा मिलेगा। ठीक है, तो 699 रुपया तो बहुत महंगा है। इसको भाई कैसे खरीदा जाए? तो हम लोग सब लोग आपस में आपसी मेल जोल के साथ इसको खरीदेंगे। कितने में? 699 में। यानी 699 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा की लंबाई हो गई। ठीक है, आपसी में मिलकर खरीदे हैं, अकेले तो खरीद नहीं पाएंगे, बहुत महंगा है, 700 रुपया। ठीक है, 699। तो ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, पी से पश्चिम बंगाल और एस आई से ये हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। किस राज्य के बत्थुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? ठीक है, तो ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में बत्थुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। यह महोत्सव हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में हुआ है। यह महोत्सव फूलों का महोत्सव है। विश्व रिकॉर्ड लगभग 7 टन फूलों से सजी सबसे बड़ी बत्थुकम्मा पुष्प सजावट के लिए रिकॉर्ड बना है। कुछ फेस्टिवल हम लोग देख ले। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, फूलों का त्योहार बत्थुकम्मा फेस्टिवल जो कि पीछे हम लोग क्वेश्चन में देखे तेलंगाना में, हरेली और छेछरा महोत्सव छत्तीसगढ़ का है, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान,
परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला बिहार में जो पशुओं का मेला है, चेहरा ओबा उत्सव मणिपुर, कचाई लेमन मणिपुर, गीता महोत्सव हरियाणा, योसांग महोत्सव मणिपुर, ओनम केरल, चेरी ब्लॉसम मेघालय और खुबानी ब्लॉसम लद्दाख। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चेरी ब्लॉसम मेघालय और खुबानी ब्लॉसम लद्दाख। सरहुल फेस्टिवल झारखंड, बुनालू उत्सव तेलंगाना। भारत का मुक्त व्यापार समझौता एफटीए ईएफटीए देशों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ कब से प्रभावी हुआ? कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 से ये प्रभावी हो गया है। तो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत का मुक्त व्यापार समझौता ईएफटीए देशों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित देश भारत के साथ एफटीए करने के इच्छुक है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के इच्छुक है, और भारत पहले ही यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार अब 700 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सर्जियो बुस्केट्स किस खेल से जुड़े हैं? तो ये है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान मिडफील्डर्स में से एक सर्जियो बुस्केट्स ने घोषणा की है कि वह 2025 एमएलएस सीजन के अंत में संन्यास ले लेंगे। वर्तमान में इंटर मियामी के लिए खेल रहे 37 वर्षीय स्पेनिश दिग्गज ने एक भावुक इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से यह घोषणा किया है। संन्यास के बारे में अगर कुछ देख ले, कुछ लोग प्लेयर लोग संन्यास लिए हैं तो उनके बारे में, मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया। चेतेश्वर पुजारा भारतीय क्रिकेट टीम के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए। दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। किस देश के बल्लेबाज और पूर्व व्हाइट बॉल कप्तान निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो वेस्ट इंडीज। पीयूष चावला ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। वे किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस टीम से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट। 12 मई 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर आइकन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विराट कोहली। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की? हॉकी। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की? पिछले ईयर ये संन्यास की घोषणा किए थे और फिर ये अपना मूड बदल लिए, अब कि नहीं हम संन्यास नहीं, हम फिर से खेलेंगे। तो ये है फुटबॉल से सुनील छेत्री। आज आज का आपको 2 क्वेश्चन हम देंगे होमवर्क के लिए, को होमवर्क कर सकते हैं आप लोग। इसका जवाब कमेंट में बताएं। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश से संबंधित है, जो जापान की सबसे ऊंची और प्रतिच्छी चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखें। तो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सितंबर 2025 में सम्मानित किया गया? तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।